बच्चों वेलकम बैक टू नंदी सर्स क्लासरूम। और आज हम करने वाले हैं द यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर की सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, बिकॉज सेकंड पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फर्स्ट पार्ट। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं वो क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बोर्ड्स 2026 में आने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए और अंत तक देखिए, और अंत में आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस जिसमें से 100% आपको 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे इन बोर्ड्स 2026। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स के बारे में। इन तीन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं, जैसा कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, स्पीकर ऑफ लोकसभा से। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में हम दो चीजें पढ़ेंगे, उसका इलेक्शन एंड पावर्स एंड फंक्शंस। तो हमने यहाँ पे अभी दो पावर्स एंड फंक्शन लिख के रखे थे आपके लिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। एक और पावर एंड फंक्शन हम ले सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिसिप्लिनरी, and the fourth one is you can say miscellaneous। तो ये चार तरह के पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, बट उसके पहले इलेक्शंस। तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ऑब्वियसली अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इनका इलेक्शन कब होता है? ऑन द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा। जब यानी कि जब नया लोकसभा इलेक्ट होता है तो उसकी पहली मीटिंग में उस लोकसभा के लिए स्पीकर को चुना जाता है। अच्छा, अब स्पीकर को चुनते कौन है? ऑब्वियसली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्पीकर कब तक काम करता है। इनका टर्म होता है 5 इयर्स का। ऑल्दो लोकसभा खत्म होने के साथ साथ इनका टर्म भी खत्म हो जाता है, बट यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि लोकसभा डिसॉल्व होने पे स्पीकर का टर्म खत्म नहीं होता है। उस समय कब तक चलता है? जब तक कि नया लोकसभा चुन के ना आ जाए और उसकी पहली मीटिंग ना हो जाए। यानी कि उसकी पहली मीटिंग में जब नए लोकसभा के लिए स्पीकर चुना जाएगा, द ओल्ड स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। यानी कि लोकसभा डिसॉल्व होने पे स्पीकर का टर्म खत्म नहीं होता है, वो अगले लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग तक कंटिन्यू रहता है। अगले लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग जब होता है उसमें नए लोकसभा के लिए स्पीकर चुना जाता है एंड देन उनका टर्म खत्म होता है। अब एक स्पीकर को कितनी बार चुना जा सकता है? एक स्पीकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार स्पीकर ऑफ लोकसभा बन सकते हैं, गिवन कंडीशन कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा हो, यानी कि उस बार के लोकसभा में वो जीत के आए हों। तो ये तो हो गया इलेक्शन ऑफ स्पीकर के बारे में। स्पीकर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है लोकसभा में। उनकी जो रैंकिंग होती है वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर होता है एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर। और पार्लियामेंट के प्रोसीड्योर्स के बारे में, लोकसभा के बारे में, उनके डिसीजन ही फाइनल माने जाते हैं। अब चले आते हैं हम लोग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर में। बेसिकली पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर को हम चार हिस्सों में बांटेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, डिसिप्लिनरी एंड मिसलेनियस। और चूंकि ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए, मतलब 3 मार्कर्स और 4 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब सारे सारे जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं सब के सब में हम कम से कम 3 पॉइंट तो याद जरूर करेंगे। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर तो इनका ये है कि ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर presides over the meetings। ये पहला हो गया। सेकेंड, ही डिसाइड्स whether a bill is a money bill or not। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिल जो है वो जो पास होने वाला है वो मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो डिसाइड्स whether a bill is a money bill और नॉट। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, थर्ड पॉइंट, वट एवर ही इंटरप्रेट्स रिगार्डिंग द प्रोसीड्योर्स, रिगार्डिंग द लॉज ऑफ द लोकसभा और ऑफ द पार्लियामेंट इज फाइनल। दैट मीन्स his verdicts regarding the procedures, the laws of the parliament, the laws of the Lok Sabha is final. So his verdicts are final regarding procedures
ऑफ लोकसभा। 3 मार्कर्स के लिए 3 पॉइंट काफी होंगे। एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि एनी बिल विच इज पास्ड बाय लोकसभा आफ्टर हिज सिग्नेचर ओनली विल गो टू राज्यसभा। यानी कि कोई भी बिल जो लोकसभा से पास हो रही है लॉ बनने के लिए, जब तक उनका सिग्नेचर नहीं होगा तब तक राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए या 4 पॉइंट्स हो गए जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा में आते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में पहला जो पावर उनका है वो ये है कि ऑल द पिटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन लोकसभा आर रिफर्ड टू द स्पीकर। दैट मीन्स all the petitions and documents are referred to him. Second point, if there is any decision or any procedure of the parliament of Lok Sabha, it is his duty to communicate it to the concerned authorities। मतलब लोकसभा में जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसे कम्युनिकेट करने का काम जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उसे कम्युनिकेट करने का काम किनका है? स्पीकर ऑफ लोकसभा का। तो ही कम्युनिकेट्स द डिसीजंस ऑफ लोकसभा, यानी एलएस लिखा हूं मैं, टू the concerned authorities। This is the second one. The first one is all the petitions and documents are referred to him. Second, he communicates all the decisions of Lok Sabha to the concerned authorities. And third, it is he who decides the admissibility of the visitors and as well as the press delegates टू द गैलरीज ऑफ द लोकसभा। यानी कि लोकसभा के मीटिंग्स को देखने के लिए विजिटर्स आते हैं, विजिटर गैलरी होती है, एंड प्रेस के लोग भी आते हैं जिसको प्रेस गैलरी कहते हैं। तो वहां पे कौन आएगा नहीं आएगा ये तय करना है काम किसका? स्पीकर का। तो ही डिसाइड्स द एडमिशन ऑफ विजिटर्स एंड प्रेस correspondence to लोकसभा। तो ये 3 हो गए उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कह लीजिए, जो 3 मार्कर्स के लिए एनफ होंगे। द थर्ड टाइप ऑफ पावर इज डिसिप्लिनरी पावर्स। इन डिसिप्लिनरी पावर्स, तो obviously it's very simple. It's the sole responsibility of the speaker to maintain discipline in the house. The first point will be he maintains discipline in the house. Okay, he maintains discipline in the house. Second, if any member becomes unruly, सही काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, then in that case he can suspend that member. So he can suspend a member. Very simple. डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उसे सस्पेंड कर सकते हैं। थर्ड, इफ एनीथिंग विच इज अनपार्लियामेंट्री, इफ एनी वर्ड विच इज बीइंग यूज्ड इन द पार्लियामेंट इज अनपार्लियामेंट्री, he can expunge that word from the proceedings of the parliament. So he can expunge unparliamentary words from the proceedings of the parliament. He can expunge the unparliamentary words from the proceedings of the parliament. And the fourth one, you can say, regarding anti-defection law, his decision is final. The fourth one is anti-defection laws. If any member has to be disqualified according to anti-defection law, या anti-defection law से किसी को disqualify करना हो, then the final decision will be taken by the Speaker of Lok Sabha.
So these are, you can say, 4 disciplinary powers of the Speaker of Lok Sabha. कोई भी 3 याद रखेंगे, बिकॉज 3 मार्कर्स ही आने वाले हैं, 4 मार्कर्स आने के चांसेस कम है. अगर 4 आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. Now the last one, miscellaneous powers. We talk about miscellaneous powers, then powers which cannot be categorized in the previous 3 heads. The first, he presides over the joint meetings of both the houses. आप सबको पता ही है कि पहला miscellaneous power हो गया कि he presides over the joint meeting. He presides over the joint meeting of both the houses. Second, like if somebody has to be sent to a parliamentary delegation to foreign countries, like means the members of delegation, parliamentary delegations to foreign countries are decided by the speaker in consultation with the chairman. So he decides the members of the parliamentary delegations with consultation with whom? Chairman of Rajya Sabha, RS. So he decides the members of the parliamentary delegations in consultation with the chairman of Rajya Sabha. These are 2 miscellaneous powers, or you can say 2 miscellaneous functions of Lok Sabha Speaker. And the third one is, in any meeting, which is the meeting, if the meeting is of the presiding officers of state legislative assemblies, then Lok Sabha Speaker presides over such meetings. That means he presides over the meetings of speakers of legislative assemblies, LA, state legislative assemblies. I can write state, I will write the full form, legislative assemblies. Like whenever there is a meeting of all the speakers of all the state legislative assemblies of India, the Speaker of Lok Sabha will preside over the meeting. So these were the 4 types of powers and functions and role and function, जो भी आप कह लीजिए, of Speaker of Lok Sabha. आपके 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए इनमें से कोई भी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर टाइप के 3 मार्क्स, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. After the Speaker of Lok Sabha, now the second topic in today's video is parliamentary procedures. तो parliamentary procedure वाले पार्ट पे हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस याद रखनी है. और किन चीजों की, ये मैंने लिख के रखा है: सेशन, कोरम, क्वेश्चन आवर, 0 आवर और मोशन. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं: सेशन, कोरम, क्वेश्चन आवर, 0 आवर और मोशन. सबसे पहले बात करते हैं सेशन की. तो सेशन का मतलब होता है व्हेन पार्लियामेंट इज इन मीटिंग, दैट पीरियड इज नोन एज सेशन. सेशन को समन करने का यानी कि कॉल करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. याद रखिएगा, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेशन को समन, द वर्ड इज समन, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो पार्लियामेंट के सेशन को समन करने का काम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना कहा गया है कि द पार्लियामेंट शुड मीट ट्वाइस इन अ ईयर या विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months. 6 महीने के अंदर एक बार मिलना है, यानी कि 2 हुए साल में. लेकिन नॉर्मली पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं. पहले सेशन को जो फरवरी में होता है उसको कहते हैं बजट सेशन. दूसरा सेशन जो जून जुलाई में होता है उसको कहते हैं मॉनसून सेशन. एंड तीसरा सेशन जो दिसंबर में नवंबर में होता है उसको हम लोग कहते हैं विंटर सेशन. तो पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं. पहला है बजट जो कि फरवरी में होता है, दूसरा होता है मॉनसून जो कि जून और जुलाई में होता है, और तीसरा होता है विंटर सेशन जो कि ठंड में होता है नवंबर दिसंबर में. ये 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के. आई होप सेशन का जो पूरा पार्ट है वो आपको क्लियर है. चलिए, सेशन के बाद हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आवर.
जब भी पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी डे इज क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू होती है 11 बजे, तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का 12 नून तक का जो समय होता है, इसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। ये होता क्या है, इस आवर में जो मेंबर्स होते हैं वो सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन क्या सवाल करना है, नहीं करना है, ये परमिशन कौन देता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड इफ इट इज परमिटेड कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन द गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। यानी गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस क्वेश्चन का जवाब जरूर देगा, ये उनके लिए ऑब्लिगेशन है। तो द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर इज नोन एज क्वेश्चन आवर। 11 बजे से 12 बजे तक इसमें मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से। इस पावर को बोलते हैं इंटरपेलेशन। दैट मीन्स पावर टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नोन एज इंटरपेलेशन। जब हम पार्लियामेंट की पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे उस समय इंटरपेलेशन की बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का परमिशन स्पीकर देते हैं, और अगर स्पीकर ने परमिशन दिया है तो गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा। द नेक्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर, यानी कि 12 बजे से लेकर करीब करीब 1 बजे तक, जबकि लंच होता है, यानी कि लंच टाइम तक 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, 2 घंटा काम किया, खाने चले गए, चलो कोई बात नहीं, यही प्रोसीड्योर फॉलो होता है। तो 12 बजे से 1 बजे तक का जो प्रोसीड्योर है या जो प्रोसेस है या जो समय है, इसको कहते हैं जीरो आवर। जीरो आवर में अब इसमें भी सवाल ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी सवाल पूछ सकता है, किसी भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है, और इस दौरान कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है जीरो आवर में? जीरो आवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पीकर के लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो ये स्पीकर की दक्षता के ऊपर निर्भर करता है, एबिलिटी ऑफ द स्पीकर, कि वो जीरो आवर को कितने अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पा रहे हैं। यहां पे एक छूट गया था हमारा, वो था कोरम, ठीक है। तो कोरम क्या है? कोरम इज बेसिकली द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग ऑफ अ हाउस। मतलब हाउस की मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स का होना, प्रेजेंट होना जरूरी है, एंड इट इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोरम कितना होता है, 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब इस पे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लाइक आपसे पूछ सकते हैं कि एक हाउस की टोटल मेंबरशिप जो है वो 300 है, तो कोरम कितना होगा? तो 300 का 1/10 निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा 30 विल बी द कोरम। तो आपको कोरम समझ में आ गया होगा ना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इज नोन एज कोरम। ये 1/10 होता है हाउस का। तो हमने सीख लिया सेशन, हमने सीख लिया कोरम, हमने सीख लिया क्वेश्चन आवर, हमने सीख लिया जीरो आवर। अब चले आते हैं हम इस टॉपिक पे जो है कि मोशन। अब मोशन क्या है? मोशन इज बेसिकली अ फॉर्मल प्रपोजल, टू टेक अप अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। कोई भी मेंबर एक मोशन ला सकता है। दैट मीन्स द मेंबर इज प्रपोजिंग कि इस मुद्दे पे बातचीत की जाए। बहुत सिंपल हिंदी में अगर कहें तो किसी मुद्दे पे अगर बातचीत करनी हो और मेंबर इसका प्रपोजल लेके आ रहा है तो उसको मोशन कहते हैं। तो बेसिकली मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल टू टेक अप सर्टेन मैटर ऑफ अटमोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस। बेसिकली कई तरह के मोशंस हो सकते हैं, लेकिन 2 तरह के मोशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एडजॉर्नमेंट मोशन एंड दूसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब, अगर किसी मेंबर को लगता है या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को लगता है, अगर किसी मेंबर को लगता है कि देयर इज एन इशू व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर फर्स्ट, कीपिंग असाइड ऑल अदर प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के उस दिन के सारे काम को छोड़ दिया जाए और पहले इस मुद्दे पे बात की जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन। सपोज कहीं पे कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया, तो उस दिन पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर, जीरो आवर सब बंद कर दिया जाएगा और डिस्कशन होगा उस
रेलवे एक्सीडेंट के ऊपर, क्योंकि वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का एक इशू है। सो आप समझ में आ रहे होगा कि एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है। नेक्स्ट, एडजॉर्नमेंट मोशन के बाद हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि सरकार के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए जरूरी है कि इस मोशन को 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 50 मेंबर्स अगर सपोर्ट करते हैं कि उनको लगता है कि द गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, तो फिर फ्लोट टेस्ट होगा। फ्लोट टेस्ट का मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बातचीत होगी। विद इन 10 डेज नोटिस इस पे डिस्कशन होगा लोकसभा में। इस लोकसभा में डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में सरकार हार जाती है तो सरकार गिर जाएगी, और अगर वोटिंग में सरकार जीत जाती है तो सरकार कंटिन्यू करेगी। तो दिस इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो हम लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स के अधिकतर चीजों को पढ़ लिया। सेशंस, कोरम, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, मोशन, इनकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, तो सबकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नाउ आफ्टर द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हम बात कर रहे हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस के लिए, आपके 4 मार्कर्स क्वेश्चन के लिए। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां मैंने जितने तरह के पावर्स लिखे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल, सब पे 3-3 पावर्स आप जरूर याद रखेंगे। तो हम वैसे तो बहुत सारे में 3 से ज्यादा भी पावर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो को लेंथ को शॉर्ट रखने के लिए सिर्फ 3-3 पावर को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो वीडियो है वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके बोर्ड्स 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो फिलहाल हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स से। तो लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। लेजिस्लेशन का मतलब होता है टू मेक लॉज, एंड पार्लियामेंट का काम ही है टू मेक लॉज। तो पार्लियामेंट किन किन मुद्दों पे लॉ बनाती है? ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में जितने भी मुद्दे होते हैं उस पे लॉ बनाने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पे जो भी मुद्दे होते हैं उस पे भी लॉ बनाने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का, अलोंग विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कंकरेंट लिस्ट के मुद्दों पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। बट अगर किसी लॉ में डिस्प्यूट आया तो यूनियन लॉ विल प्रिवेल, ये आपको पता है। नेक्स्ट, रेसिड्यूअरी पावर्स। ऐसे मुद्दे जो लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स में नहीं दिए गए हैं उनको रेसिड्यूअरी पावर्स कहते हैं। और इन रेसिड्यूअरी पावर्स पे भी नियम बनाने का काम पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट का ही होता है। तो पार्लियामेंट किस पे नियम बना सकती है? यूनियन लिस्ट के मुद्दों पे, कंकरेंट लिस्ट के मुद्दों पे, रेसिड्यूअरी पावर्स पे। और ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल ऑप्ट किया गया है तो ड्यूरिंग दैट टाइम इवन ऑन द स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी नियम कौन बनाएगा? यूनियन पार्लियामेंट ही बनाएगी। तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पे भी नियम बनाने का काम किसका हो जाएगा? पार्लियामेंट के। या फिर स्टेट लिस्ट पे कब कब नियम बना सकती है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर राज्यसभा को यह लगता है कि देयर इज सम सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट विच हैज बिकम ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो उस पे भी पार्लियामेंट नियम बना सकती है। नाउ दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। हम आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का अंत हम करेंगे एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा एंड एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा के टॉपिक से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 3 एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा याद रखना है एंड 3 एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी स्टेट लिस्ट पे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे यूनियन पार्लियामेंट नियम बना सकती है। अगर राज्यसभा को लगता है कि देयर इज सम इशू इन द स्टेट लिस्ट विच हैज टेकन नेशनल इंपॉर्टेंस, तो उस पे भी यूनियन पार्लियामेंट नियम बना सकती है। इसके अलावा अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को लगता है कि ये एक मुद्दा है स्टेट लिस्ट में जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट को नियम बनाना चाहिए, यूनियन पार्लियामेंट को नियम बनाना चाहिए, तो उस पे भी नियम बनाने का काम किसका हो जाएगा? यूनियन पार्लियामेंट का। तो हम ये लेजिस्लेटिव पावर्स में आ रहे हैं
यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी पावर्स, इस पे तो यूनियन पार्लियामेंट नियम बनाती है। इमरजेंसी के दौरान थ्रेट लिस्ट के पावर पे भी यूनियन गवर्नमेंट ही नियम बनाएगी। इसके अलावा एक कंसेप्ट है ऑर्डिनेंस का, इस पे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एट दैट टाइम, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एट दैट टाइम, अगर कोई नियम बनाना हो, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू promulgate an ordinance. An ordinance is having equal power as that of a law. लेकिन हाँ, once the parliament is in session, then इस ordinance का पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाना बहुत जरूरी है, otherwise the ordinance will come to an end. I hope it is clear. तो ये थे पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स में जो पहला पावर है, हम 3 पावर्स याद रखेंगे, वो है इंटरपेलेशन, यानी कि द पावर टू आस्क क्वेश्चंस। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। सवाल किससे पूछ सकते हैं? सरकार से। तो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सरकार से सवाल पूछे, क्वेश्चन आवर के दौरान ऐसा होता है, इसको कहते हैं इंटरपेलेशन। सेकेंड, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन मैं लिखना चाहूंगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 50 मेंबर्स को यह लगता है कि द गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, या मेजॉरिटी नहीं है इन लोकसभा, देन दे कैन आस्क फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। दिस इज अगेन अ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ, you can say, union parliament. The third one that we need to remember is adjournment motion. This is again an executive power of the parliament. Like if the parliament thinks that there is certain issue which is of national importance, तो बाकी सारे काम छोड़ दो, adjourn कर दो और उस पे चर्चा होनी चाहिए. It is again a executive power of the parliament. So these are the 3 executive powers that you need to remember. Now, after executive powers, we will move to the financial powers. अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल पावर्स की। तो फाइनेंशियल पावर्स में सबसे पहला पावर जो सबको पता है वो है बजट। बजट क्या है? बजट इज एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट को पास करने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। ड्यूरिंग द बजट सेशन बजट को पास किया जाता है, आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट की क्या एक्सपेंडिचर होने वाली है, क्या इनकम होने वाली है, इसके ऊपर चर्चा होती है और इसे पास किया जाता है। तो ये बजट हो गया पहला फाइनेंशियल पावर, बजट पास करने का पार्लियामेंट के पास। दूसरा हम बात कर सकते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या है? बेसिकली सरकार को अगर कभी जरूरत है कि बजट के बाहर भी उसे पैसा चाहिए सरकार को खर्च करने के लिए, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा ले सकती है। लेकिन इसका परमिशन कौन देगा? डेफिनेटली पार्लियामेंट। तो दिस इज वोट ऑन अकाउंट, कि बजट के बाहर अगर सरकार को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए तो देन दैट मनी विल बी passed by the parliament so that the government can take it from the consolidated fund of India. Third, salaries of MPs and ministers. सैलरीज ऑफ एमपीज एंड मिनिस्टर्स ये भी तय कौन करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसका थर्ड फाइनेंशियल पावर हो गया। एक और हम लोग याद रख सकते हैं फोर्थ, कि टैक्सेशन, टैक्स बढ़ाना हो, टैक्स घटाना हो, या इस मुद्दे पे कोई भी लॉ पास करना है हो, तो वो भी लॉ कहां से पास होगा? पार्लियामेंट से। तो दिस इज अगेन एन फाइनेंशियल पावर या फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो 4 फाइनेंशियल फंक्शन हम याद रख सकते हैं: बजट, वोट ऑन अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने का पावर, देन सैलरीज ऑफ एमपीज एंड मिनिस्टर्स पार्लियामेंट तय करती है, एंड टैक्सेशन, नया टैक्सेशन लगना है, पुराने टैक्स में कोई चेंज आना है, तो ये देखने का काम किसका है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। नाउ आफ्टर फाइनेंशियल पावर्स वी विल स्टडी अबाउट जुडिशियल पावर्स। नाउ जुडिशियल पावर्स, यानी कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या जुडिशियल पावर है। फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट।
प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का पावर, इम्पीचमेंट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का पावर, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास। एंड अगेन मैं बात कर रहा हूं एक्सक्लूसिव पावर्स। वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट को स्टार्ट करने का एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ राज्यसभा के पास होता है। आएंगे इस टॉपिक के बाद उसी टॉपिक पे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा एंड एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो फिलहाल हमने कहा कि इम्पीच करने का पावर, जुडिशियल पावर, हटाने का, प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट का। सेकंड, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको रिमूव करने का भी पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास। थर्ड, अगर कोई इंसान पार्लियामेंट के प्रोसीड्यूर्स में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है तो उसे पनिश करने का पावर भी पार्लियामेंट के पास होता है। तो अगर हम 3 जुडिशियल पावर्स की बात करें तो इंपीचमेंट की बात कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस की बात कर सकते हैं एंड पनिशमेंट टू द पीपल हु आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोसीड्यूर ऑफ द पार्लियामेंट। ये तीनों जुडिशियल पावर्स है पार्लियामेंट के पास। अब हम बात करेंगे इलेक्टोरल पावर्स की। इलेक्टोरल पावर्स का मतलब इलेक्शन करने का पावर। तो पार्लियामेंट किसका किसका इलेक्शन करती है? फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में ऑब्वियसली पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो फर्स्ट हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसमें तो एक्सक्लूसिवली ही पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और कोई करता ही नहीं है। एंड थर्ड, पार्लियामेंट अपना स्पीकर, अपना डेप्यूटी स्पीकर, ये सब भी पार्लियामेंट के मेंबर्स चूज करते हैं। तो ये हो गए इनके इलेक्टोरल पावर्स। तो बच्चों, आपको पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट समझ में आया होगा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल, इन सारे तरह के कम से कम 3 पावर्स याद करेंगे क्योंकि आपका जो 3 मार्कर क्वेश्चन होने वाला है यूनियन लेजिस्लेचर के पार्ट से वो डेफिनिट है कि आइदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर से होगा या पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से होगा। तो होपफुली ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब आज के वीडियो के लास्ट पार्ट में हम जाने वाले हैं, दैट मीन्स एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा एंड एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। सो एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, 3 पावर्स हमें याद रखने हैं लोकसभा के, जो लोकसभा के पास एक्सक्लूसिवली है, राज्यसभा के पास नहीं है। 3 पावर्स हमें याद रखने हैं राज्यसभा के, जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा की बात करेंगे तो फर्स्ट पावर जो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ये पहला एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का, आई होप क्लियर है। दूसरा एक्सक्लूसिव पावर, द गवर्नमेंट executive is accountable, is responsible only to Lok Sabha, not to Rajya Sabha। इस कारण से नो कॉन्फिडेंस मोशन ये सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। थर्ड, अ प्रपोजल फॉर डिसकंटिन्यूएशन इसकी ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट वाला पार्ट रिवाइज करेंगे। तो वो अ प्रपोजल फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। तो 3 एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा, पहला मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा और इवन ओनली इन लोकसभा ये हो सकता है। तीसरा, प्रपोजल फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन लोकसभा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको।
अब हम बात करते हैं राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स की। जो राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर है, पहला है आर्टिकल 67, जो ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो प्रपोजल है सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा में इनिशिएट नहीं हो सकता है। देन इट मीन्स दैट द इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा, नॉट इन लोकसभा। पहला एक्सक्लूसिव पावर। दूसरा एक्सक्लूसिव पावर है आर्टिकल 249, which gives राज्यसभा the power, ठीक है, if Rajya Sabha thinks that certain matters in the state list are important or are of national importance, then Rajya Sabha can say to the parliament to legislate laws on those matters. यानी कि according to article 249, if Rajya Sabha thinks that certain matters of state list has become of national importance, then parliament can make laws on this. ये के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं. And third exclusive power of Rajya Sabha is that creation of all India services. अगर कोई भी नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है, जैसे आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं। तो अगर किसी भी नए ऑल इंडिया सर्विस को इनिशिएट करना है तो वो इनिशिएशन कहाँ हो सकता है, सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। तो ये एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा है, ये एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। ये वो मुद्दे हैं जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन या शायद 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पक्का है। तो अगर आप इस चैप्टर को सही ढंग से तैयार करते हैं तो 10 to 15 मार्क्स आप कवर कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है मैं फिर से बता रहा हूं। फेडरलिज्म वाले पार्ट में वाई फेडरलिज्म, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडिया, ये 3 क्वेश्चन और कुछ नहीं। लोकसभा राज्यसभा में उनका कंपोजिशन, इलेक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें। स्पीकर पे चले आते हैं तो स्पीकर का पावर्स एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स में अगर हम बात करें तो हमने कुछ डेफिनेशंस कही थी, सेशन की, कोरम की, क्वेश्चन आवर की, जीरो आवर की एंड मोशंस की। ये डेफिनेशंस और कुछ नहीं। एंड द लास्ट पार्ट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट में हर तरह के पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन सब के बारे में हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा एंड एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर नटशेल में आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज इन क्वेश्चंस को तैयार करिए, इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करिए एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स के पार्ट में 10 से 15 मार्क्स अपने गारंटीड एश्योर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है नेक्स्ट डे, दैट मीन्स एक दिन के बाद। तो होपफुली यूनियन पार्लियामेंट आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ये रिवीजन आपका क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, और एक भी वीडियो देखना मिस मत करिए। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द क्लास। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, दैट मीन्स डे आफ्टर टुमारो। टिल देन, बाय बाय।